गाइस मुझे आए थे बोर्ड्स में 96% एंड ट्रस्ट मी मैं कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसका प्रिपरेशन बहुत ही क्रेजी लेवल का था पूरे 2 साल। लास्ट के कुछ मोमेंट्स में मैंने कुछ ऐसी चीजें की थी जिसकी वजह से मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया। नाउ बोर्ड्स एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आप जरा सा भी स्मार्टली अगर मूव करो ना तो 90+% तो आप इजिली ला सकते हो। बट बच्चे ना फंसे रहते हैं रैंडम चीज़ों में। लेक्चर देख लेता हूँ, नोट्स रिवाइज कर लेता हूँ, PYQ लगा लेता हूँ, सैम्पल पेपर भी पढ़ लेता हूँ, पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि इस मोमेंट पे क्या तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें करने का टाइम है? द आंसर इज नो। तुमको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तुमको देखना होगा कि क्या करे और क्या छोड़ दे, क्या टॉपिक्स छोड़ा जा सकता है। और आज की ये वीडियो इसी बारे में। मैं आज की इस वीडियो में जो तुम्हें 3 फेजेस की एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, अगर तुमने वो अच्छे से फॉलो कर लिया तो बोर्ड्स में 90% तक तो तुम अच्छे से ला सकते हो। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल अभी बहुत ही ज्यादा खराब है तो भी तुम 70 तक ले आओगे। और अगर तुमने पहले से अबव एवरेज प्रिपरेशन कर रखी है तो फिर तुम 90+, 93+ भी स्कोर कर सकते हो इजिली। बट इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आई वॉन्ट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि यार मैंने भैया को प्रॉमिस किया है तो मैं अपना डेफिनेटली 100% दूंगा और भैया की बातों को अच्छे से फॉलो करूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं एक बिगेस्ट मिथ को क्लियर करना चाहता हूँ। बिगेस्ट मिथ ये है कि बोर्ड्स में भी आपको 100% सिलेबस को 100% तरीके से मास्टर करके जाने की जरूरत है। ये सही नहीं है। मैंने मेंस के लिए हमेशा ऐसा बोला है, यार मेंस में ना किसी भी चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि वहाँ पे भी ऐसा है कि कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ का वेटेज ज़्यादा होता है, बट स्टिल मेंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कई बार ऐसे चैप्टर से भी क्वेश्चन ला के दे देगा जहाँ पे तुम सोचोगे भी नहीं। लेकिन बोर्ड्स का ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं बोर्ड्स में जहाँ से 80% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए तुमको ये मेक श्योर करना है कि आप सबसे पहले उनको अच्छे से खत्म करो। पूरा सिलेबस के पीछे नहीं भागो। बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर ना बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। प्रीवियस ईयर PYQ इतना ज़्यादा रिपीट होता है कि तुम सोच नहीं सकते हो। वहाँ पे टॉपिक्स रिपीट होते हैं, स्कोरिंग एरिया से क्वेश्चन हर साल बार बार आते हैं और जितनी ऐसी चीज़ें ना जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, बोर्ड्स में उनका वेटेज बहुत कम होता है। तो तुम्हारा गोल बोर्ड्स के लिए ये नहीं होना चाहिए कि तुम हर लाइन को रट्टा मार रहे हो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि एग्जाम के रेलेवेंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें तुम्हारे लिए मैटर करती हैं तुम सबसे पहले उनको स्ट्रांग बनाओ। ऑफ कोर्स ये बेस्ट होगा कि तुम पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ। तुमको मैं कभी ये रिकमेंड करूंगा कि भाई तुमने पूरा सिलेबस पढ़ो ही मत, तुम एक काम करो यही 4 चैप्टर्स पढ़ के जाओ। ये बेवकूफ़ी है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले पूरा सिलेबस खत्म करने के पीछे मत भागो, पहले भागो कि वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको फिनिश करें। अब क्योंकि तुमको ये क्लैरिटी आ चुकी है कि कैसे पढ़ना है, क्या माइंडसेट रखना है, बात करते हैं फेज 1 ऑफ प्रिपरेशन का। फेज 1 है रियलिटी चेक मोड। फेज 1 में तुम्हारा गोल सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि तुमको ये पता चले कि तुम्हारे कौन से चैप्टर्स वीक हैं, कौन से चैप्टर्स मॉडरेट है, कौन से चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग है। ये कैसे पता चलेगा? 1 तुमको ऑलरेडी पता होगा ये, आई एम डैम श्योर। जब कोचिंग में टीचर पढ़ाते हैं ना तभी समझ में आता है कि ये चैप्टर शायद मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जो चैप्टर्स तुमको ऑलरेडी पता है उनको तो पहले लिख दो। दूसरा तरीका यह है कि तुम कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करो। 3 या 4 जब तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, आई नो कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत सैड फील होगा, बट उनको सॉल्व करने के बाद तुमको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे तुम बार बार गलतियां कर रहे हो। और इस फेज 1 में तुम्हारा पूरा गोल ही यही है कि तुम स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स और मॉडरेट टॉपिक्स में अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दो। साथ में जब तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना तो ये भी देखना है कि तुम आखिर गलतियां क्या कर रहे हो। क्या तुम फॉर्मूला भूल रहे हो, या फिर तुमको पूरा चैप्टर आता ही नहीं है, या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि तुमने पढ़े हैं बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हो तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। हालांकि थियरी थोड़ी बहुत आती है। एक बार ये तुमको पता चल गया ना, उसके बाद ही तुम एक एक्शन ले सकते हो जो कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अदरवाइज इट विल बी लाइक कि अंधेरे में तीर मार रहे हैं, पता नहीं कहाँ लगेगा निशाना। वो हमको नहीं करना है। क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करनी है और उसके लिए सबसे पहले जो ये पहला फेज है उसमें तुम रियलिटी चेक लोगे खुद का। देन कम्स फेज नंबर 2 विच इज स्कोर बिल्डिंग मोड। कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे ताकि तुम्हारा मार्क्स सिक्योर हो जाए कि हाँ भाई 80% तो मैं ले ही आऊंगा। उसके बाद जो 80 से 100 वाला फासला है ना उसको हम कवर करेंगे। वो बेसिक स्ट्रैटेजीज क्या है, एक एक स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनना। नंबर 1 NCERT लॉक इन सिस्टम। चाहे कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो बोर्ड्स में, साइंस हो, SST हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, चीजें NCERT बेस्ड ही होती हैं। इसलिए तुम हर चैप्टर की डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइजेज सब कुछ रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि सिर्फ गाइड पढ़ रहा है या फिर नोट्स पढ़ रहा है और NCERT आज तक कभी खोल के देखा ही नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आज ही प्लीज NCERT को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो। स्ट्रैटेजी नंबर 2 फॉर फेज 2 PYQ कन्वर्जन टेक्निक। PYQ सॉल्व करना है तुमको ढेर सारा, क्योंकि वहां पे तुमको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर जो है फिक्स्ड पैटर्न में ही लिखने होते हैं तो ही मार्क्स मिलता है, और कौन से चैप्टर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी अच्छे बुक है जिनके स्टार्ट में ही लिख दिया जाता है, पता है PYQ में, कि पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो ये सारी चीजें तुमको स्मार्टली देखनी होंगी, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा।
बहुत हेक्टिक लग रहा होगा, आई नो, लेकिन ये तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम सेव कर लेगा। एंड स्ट्रैटेजी नंबर 3, डैमेज कंट्रोल फॉर वीक एरियाज। अगर कोई चैप्टर बहुत ज्यादा वीक है ना, तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा साइड करो। अब सबसे पहले क्या करोगे कि मॉडरेट को स्ट्रॉन्ग करोगे। जो स्ट्रॉन्ग है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ही, उसको बस रिविजन करना है। जो मॉडरेट है उसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो, और उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम बचेगा ना, तो जो वीक है सबसे पहले वीक के भी बेसिक्स क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 चैप्टर्स तुम्हारे बहुत ज्यादा वीक है, अगर तुम एक एक करके सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने के लिए बैठे ना, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बेटर ये होगा कि तुम जो पांचों के पांचों चैप्टर्स हैं उनके बेसिक्स को करो। जो बेसिक थ्योरी है सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले उनको करो। तुम उल्टा पढ़ाई भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ एक टेक्निक उल्टा पढ़ाई। उल्टा पढ़ाई में क्या होता है कि मैं उस चैप्टर को उठाऊंगा और सबसे पहले उनके क्वेश्चंस देखूंगा, और क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं हर साल पीवाईक्यू में उन 5 चैप्टर से, मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखूंगा और उससे रिलेटेड थ्योरी फिर पढ़ूंगा। मतलब मैं पहले बुक नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं क्वेश्चंस देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं थ्योरी पढ़ूंगा। और ये तुम अपने वीक चैप्टर्स पे अप्लाई कर सकते हो, ताकि तुम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस वीक चैप्टर से उसी को पढ़ो, जो हर साल आ रही है एग्जाम में, एंड ना कि पूरा बुक बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर टाइम बच जाए तो पूरा बुक भी पढ़ लेना, बट पहले ये करो। नाउ नेक्स्ट कम्स फेज नंबर 3। ये एक ऐसा फेज है जहां से तुम अपने एग्जाम के स्कोर्स को एकदम पक्का कर लोगे। लेकिन उससे पहले अगर ये चैनल तुमको एक्चुअली में वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं जो कि तुम्हारे पूरे बोर्ड जर्नी में, जेई जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। नाउ फेज 3 इज एग्जाम सिमुलेशन मोड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना कि यार मैं तो अभी रिवाइज कर लेता हूँ, मैं क्यों बैठ के एग्जाम दूँ, टेस्ट दूँ, मॉक टेस्ट दूँ, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। बट सच ये है ना कि बाकी एग्जाम की तरह बोर्ड्स में भी सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि तुमको कितना आता है, ये देखा जाता है कि उस दिन इतने सारे प्रेशर के बीच तुम कितना ज्यादा लिख पाते हो, क्योंकि बोर्ड्स में तो बहुत लंबे लंबे आंसर्स भी होते हैं कई बारी। इसलिए तुम आज से ही ना टाइम निकालकर मॉक टेस्ट देना शुरू करो, बिना फोन उठाए, प्रॉपर टाइमिंग के साथ। और कोशिश ये करना कि तुम उस मॉक टेस्ट को ना 2.5 घंटे में खत्म करो। यहाँ पे 2.5 घंटे में अगर कर पाओगे तो जाके एग्जाम में 3 घंटे में कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर इतना होता है ना कि वो 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट तुम्हारा टारगेट हमेशा 2.5 घंटे का ही होना चाहिए। और जैसे ही वो पेपर खत्म हो ना, उसको बंद करके कुछ और पढ़ने मत बैठ जाना। तुम्हारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि उस पेपर को अच्छे से एनालाइज करो। कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर बार गलत हो रहे हैं, कहाँ पे सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ के आंसर में तुमको लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्या तुम कुछ एक्स्ट्रा लिख दे रहे हो, क्या उसको कट शॉर्ट किया जा सकता है। अगर ये एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा पेपर देना ना देना ऑलमोस्ट बराबर ही है। और साथ में ये भी देखना है इस पूरे एनालिसिस में कि कौन से क्वेश्चंस को तुमको छोड़ देने हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ वही चलता है जो तुम पहले से प्रैक्टिस में, रूटीन में बना कर आए हो। प्रेशर में तुम्हारा दिमाग वही फॉलो करेगा जो कि तुम उसको रोज फीड कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई आई वांट यू टू फीड इट गुड थिंग्स, एक्यूरेसी, स्पीड, और वो मॉक टेस्ट देकर ही आएगा। एंड नाउ कम्स द बोनस फेज, द फाइनल पॉलिश मोड। ये फेज है प्रेजेंटेशन के बारे में। बोर्ड्स में ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन को। एग्जामिनर के पास ना वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो हर एक लाइन को डीपली एनालाइज करे। इसलिए जो कॉपी क्लीन होती है, जिसमें आंसर्स क्लियरली लिखे होते हैं, हेडिंग्स और अंडरलाइनिंग्स होती है, प्रॉपर स्पेसिंग होती है, डायग्राम्स नीट बनाए हुए होते हैं, उनको नेचुरली बेटर मार्क्स मिलते हैं। कुछ गलती हो जाए तो एक लाइन में काटो, ये नहीं कि पूरा एकदम घिस के गंदा कर दे रहा है। इसलिए जब तुम अभी से मॉक टेस्ट दोगे ना, तो फास्ट लिखने के साथ साथ क्लीन लिखने का भी प्रैक्टिस करना। पता चला कि भैया स्टार्टिंग में तो मैं क्लीन लिखता हूँ, बट लास्ट आते आते ना बहुत गंदा हो जाता है हैंडराइटिंग। ये सब नहीं चाहिए भाई, उसी का तो प्रैक्टिस करना है। अभी मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं नहीं चाहता कि तुम ये प्रॉब्लम करो। साथ ही साथ बोर्ड्स में पॉइंट वाइज लिखना होता है, लंबे लंबे पैराग्राफ्स मत लिखना। जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पॉइंट में लिखना, ताकि जब एग्जामिनर देखे उसको तुरंत से आंसर मिले। ये नहीं कि लंबा पूरा पोथी लिख दिया है, बंदा उसको पढ़ेगा तब उसको समझ में आएगा। ये सब नहीं करना है। एट द सेम टाइम बहुत टू मच भी मत कर देना कि 5 कलर का पेन लेके जा रहे हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ये हाईलाइट, वो हाईलाइट। भाई मतलब ड्राइंग का एग्जाम हो रहा है क्या तुम्हारा? ये वो सब नहीं करना है। एट द सेम टाइम लास्ट के इन दिनों में अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। ये नहीं कि 16 आवर्स पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा फायदा नहीं होने वाला। कम पढ़ो बट इफिशिएंटली पढ़ो। इफिशिएंसी बहुत मैटर करती है। लेट नाइट पढ़ना अवॉइड करो और सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की आदत बनाओ, क्योंकि बोर्ड्स के दिन वही रूटीन काम आता है। अभी अगर बॉडी को आदत नहीं दिलाया ना उस चीज का, तो एग्जाम वाले दिन बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉपर स्लीप लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, वॉक कर लो, माइंड को काम रखो और अच्छा खाना खाओ, ताकि बीमार एंड ऑल ना पड़ो यार। तो पढ़ाई, प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन तीनों की बातें हमने कर ली, बट अभी भी कुछ गलतियां जो कि बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, और इनको मैं कहता हूँ साइलेंट स्कोर किलर्स। इनसे तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा रुक सकते हैं, तो ध्यान से सुनो इनके बारे में। सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो होता है रिसोर्स हॉपिंग। कभी ये बुक, कभी वो बुक, कभी ये सैंपल पेपर, कभी ये नोट्स, कभी ये टीचर, कभी वो टीचर। ये सब नहीं करना भाई। एक अच्छा रिसोर्स पकड़ो एंड उसी से पढ़ाई करो। दूसरी गलती होती है इमोशनल स्टडी। आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो आज नहीं पढ़ूंगा, कल मन करेगा तो कल पढ़ूंगा। भाई एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुमको मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मन के हिसाब से तो रास्ते पर के एनिमल्स करते हैं यार चीजें। मन क्या किसी को भी काट लिया, तुम एनिमल हो, इंसान हो ना, तो इंसान के कॉमन सेंस का यूज करो, अपने मन को कंट्रोल में लाओ। एंड थर्ड चीज जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, वह खुद को दूसरे से कंपेयर करना। उसका सिलेबस ज्यादा खत्म हो गया है, उसको ज्यादा आता है, सब फालतू चीजें। मेरे प्रिपरेशन के टाइम में मेरा एक फ्रेंड था, उसका सिलेबस मेरे से 6 महीने पहले खत्म हो गया था, बट उसको आए 93%, 93 या 94, मुझे आए 96%। तो एग्जाम डे पे क्या होने वाला है ना किसी को नहीं पता। फालतू का मैंने 6 महीने इतना टेंशन लिया। मैं नहीं चाहता कि वो टेंशन तुम भी लो। नो मैटर तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे कितना ही आगे हैं, एग्जाम डे पे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता।
तो मेक श्योर करना कि तुम अपने आप को किसी से कंपेयर ना करो, क्योंकि ये कंपैरिजन ना तुम्हारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा नेगेटिवली। क्योंकि तुम्हारा रियल कंपटीशन तुम खुद हो। बस ये देखो कि क्या तुम हर दिन अपने आप को इंप्रूव कर पा रहे हो, क्या जो गलतियां तुम कल कर रहे हो आज कर रहे हो, अगर तुम उनको इंप्रूव करते जा रहे हो तो यू आर सॉर्टेड मेरे भाई। एंड मैं बस इतना बोलूंगा कि यार 20-22 दिन ना कम नहीं होते, बट जरूरत यह है कि तुम उनको सही से यूज करो, सारे डिस्ट्रैक्शन साइड कर दो, पूरा फोकस पढ़ाई पे लगा दो। एट द सेम टाइम ओवर स्टडी भी नहीं करना है, एफिशिएंसी मेंटेन करके पढ़ाई करनी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे बस इतना बोलूंगा, जब वापस मुड़ के तुम देखोगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आए कि यार मैंने गिव अप तो नहीं किया था, मैंने अपना 100% दिया था। मार्क्स चाहे कितने भी आए हो, मैंने अपना जी जान लगा दिया। क्योंकि अगर बाद में ये फील होगा ना कि यार शायद मैं और मेहनत कर सकता था, वो गिल्ट तुम पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गिल्ट के साथ जियो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद पे प्राउड फील करो, अपने फैमिली को प्राउड फील करो। और वो तभी होगा जब तुम गिव अप नहीं करोगे और अपना 100 नहीं 200% दोगे। बाकी अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम कोई भी वीडियो लेकर अगर आए तो तुम मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नवाज साइनिंग ऑफ।